नमस्कार। मैं यशवंत कुमार, सहचर हिंदी, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध का अध्ययन करेंगे। इस निबंध की रचना वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने की है, जो हिंदी के लेखक और प्रसिद्ध इतिहासविद हैं। हम पूर्व के वीडियो में उनके विषय में जान चुके हैं। अब हम निबंध प्रारंभ कर रहे हैं। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राष्ट्र की धारणा किस प्रकार से बनती है, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, इसको समझाते हुए वासुदेव शरण जी कहते हैं, एक निश्चित भूखंड और उस निश्चित भूखंड पर बसने वाला समाज, व्यक्ति और उस समाज और व्यक्ति की जो संस्कृति है, वो संस्कृति मिलकर एक राष्ट्र का स्वरूप निर्मित करती है। राष्ट्र क्या है, राष्ट्र कैसा है, इसका निर्णय एक निश्चित भूभाग और उस निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले समुदायों और उन समुदायों द्वारा दीर्घकाल में विकसित की गई संस्कृति के माध्यम से जगत के सामने स्पष्ट होता है, उभर कर आता है और हमें एक राष्ट्र का बोध होता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। जब हम राष्ट्र के विषय में विचार करते हैं, तो सर्वप्रथम जिस राष्ट्र के विषय में हम विचार कर रहे हैं, वह किस भूखंड पर बसा है, उस भूखंड का स्वरूप क्या है, वह हमारे लिए जानना आवश्यक है। इसी बात को बढ़ाते हुए वासुदेव शरण जी कहते हैं, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। देवों से तात्पर्य परमात्मा के द्वारा धरती का निर्माण किया गया है। वह अनंत काल से, हम नहीं जानते पृथ्वी इस संसार में कब से है, वह अनंत काल से। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। जिस राष्ट्र पर भी हम विचार कर रहे हैं, या हमारा जो अपना राष्ट्र है, जब हम उस पर विचार करते हैं, तो हमारे राष्ट्र का भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि किस प्रकार की है, इसके विषय में हमें जागरूक होना चाहिए। अपने राष्ट्र के भौतिक स्वरूप के विषय में, सौंदर्य के विषय में, समृद्धि के विषय में जागरूक होना उस राष्ट्र के नागरिकों का एक अनिवार्य कर्तव्य। सबको जानना चाहिए कि मेरा राष्ट्र किस प्रकार का है। जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं, तो हमको जानना होगा कि सुदूर उत्तर में हिमालय है और सुदूर दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर। और भारत का उत्तर का प्रांत कश्मीर, दक्षिण में तमिलनाडु, केरल। और हमको जानना होगा कि हमारे दक्षिण का जो भूभाग है, दक्षिण का जो पठार है, उस पठार के एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, नीचे विशाल हिंद महासागर है, ऊपर हिमालय है। हमारे पश्चिम में रेगिस्तान का मरुस्थल है, हमारे उत्तर पूर्व में घने वन और पर्वत हैं, मध्य में गंगा और यमुना का मैदान है, विंध्याचल पर्वत है, पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं, गंगा और यमुना है, पंजाब में अनेक नदियां हैं। इस प्रकार से अपने राष्ट्र का जो भौतिक स्वरूप है, वो राष्ट्र कितना सुंदर है, इसका वर्णन हम अनेक कवियों की कविताओं में सुनते हैं। हमारे राष्ट्रगान में, हमारे राष्ट्रगीत में भी हमारे राष्ट्र का जो भौतिक स्वरूप है, उसका अत्यंत ही मनोहारी वर्णन किया गया है।
भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। अपने राष्ट्र के पार्थिव अर्थात दिखाई पड़ने वाले भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितने जागृत होंगे, जितना उसके विषय में जानेंगे, जितना हम सजग होंगे, उतना ही हमारी राष्ट्रीयता अर्थात राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम, राष्ट्र के प्रति हमारा अनुराग प्रबल होता चला जाएगा, शक्तिशाली होता चला जाएगा। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। धरती पर अनेक राष्ट्र हैं और निश्चित भूखंडों पर बसे हुए जन भिन्न भिन्न संस्कृति विकसित करते हैं और उस निश्चित भूखंड के प्रति अपना अनुराग, अपना जुड़ाव अनुभव करते हैं। इस कारण से रचनाकार कहता है कि पृथ्वी सही अर्थों में जितने भी प्रकार की राष्ट्रीय विचारधाराएं हैं उनको उत्पन्न करने वाली है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। निर्मूल माना बिना जड़ की। जब हम अपने राष्ट्र के भूखंड से जुड़ते हैं, उसका भौतिक स्वरूप हमारे मन में स्पष्ट होता है, तब हमारे मन में उस भूखंड के प्रति, उस राष्ट्र के प्रति एक अनुराग का भाव, एक प्रेम का भाव, एक समर्पण का भाव, एक श्रद्धा का भाव विकसित होता है। जैसे कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी एक रचना में कहते हैं, भारती जय विजय करे, लंका पद तल सतदल गृजितोर्मी सागर जल स्तव कर बहु अर्थ भरे। भारत के दक्षिण में लंका है, कैसे सागर भारत भूमि को जल चढ़ाता है, कैसे सागर गर्जना के माध्यम से भारत भूमि का वंदन करता है, स्तवन करता है। इसका मनोहारी चित्रण वे अपनी कविता में करते हैं। भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसका बार बार कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से जनमानस के सामने अंकन करते हैं। जैसे कि हिंदी के ही कवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविता में कहते हैं, मेरे हिमगिरी मेरे विशाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। इस प्रकार से राष्ट्र का भौतिक स्वरूप धीरे धीरे जनमानस में प्रतिष्ठित हो जाता है। इसलिए जब हम भारत की बात करते हैं, हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक। ऐसा कहकर हम राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को अपने मानस पटल पर अंकित करते हैं, स्थिर करते हैं, उसके प्रति एक अनुराग का, एक समर्पण का भाव अनुभव करते हैं और उसी से राष्ट्रीयता की जड़ें गहरी होती चली जाती है। ये निश्चित भूखंड हमारा है, इसके जन हमारे हैं, हमें उनके विकास के लिए काम करना है, हमें इस भूखंड पर निवास करने वाले जन और संस्कृति की रक्षा करनी है, उसके लिए हर प्रकार का बलिदान करना है। ऐसा प्रकार का भाव प्रबल होता चला जाता है और उस प्रबल होते भाव के साथ ही राष्ट्रीयता भी प्रबल होती चली जाती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। अपने राष्ट्र के निश्चित भूखंड के प्रति जितनी अधिक जानकारी हमारी होगी, जितना अधिक हम उसके विषय में जानेंगे, उसके पर्वतों के विषय में, उसकी नदियों के विषय में, उसके भूखंडों के विषय में, उसके वनों के विषय में, उतना ही हमारी राष्ट्रीयता की जड़ें गहरी होती चली जाएगी, उतना ही हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा अनुराग बढ़ता चला जाएगा, समर्पण भाव बढ़ता चला जाएगा, राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। हमारे हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम का, समर्पण का अंकुर पल्लवित होता चला जाएगा, विकसित होता चला जाएगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसलिए पृथ्वी अर्थात निश्चित जो भूखंड है उसका भौतिक स्वरूप किस प्रकार का है, आद्योपांत आदि से अंत तक की जानकारी हमको होनी चाहिए। और हमारा जो भूखंड वो कितना सुंदर है, वो उसमें उसकी क्या उपयोगिता है और उसकी महिमा किस प्रकार की, उसका यश किस प्रकार का है, ये हमको जानना आवश्यक है। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। अपने निश्चित भूखंड के विषय में हमको अनेक अनेक प्रकार से, सैकड़ों प्रकार से ज्ञान अर्जन करना चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। हमारा जो निश्चित भूखंड है
उससे जुड़ी हुई छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। हम हिमालय के बारे में भी जाने, हम विंध्य के विषय में भी जाने, हम छोटे पर्वतों के विषय में भी जाने, हमको ज्ञान हो कि हमारा मरुस्थल किस प्रकार का है, सुंदरबन का डेल्टा किस प्रकार का है, वहाँ किस प्रकार के जीव रहते हैं, दक्षिण में सागर के किनारे किस प्रकार के वन है, किस प्रकार की वहाँ की ऋतु है, प्रकृति है, ये सब हमारी जानकारी के विषय होने चाहिए। और जितना हम अपने राष्ट्र के विषय में जानेंगे उतना ही अधिक हम राष्ट्र से जुड़ाव का अनुभव करेंगे। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है वह चाहे छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। हमको कमर कसनी चाहिए अर्थात हमको पूरी तैयारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे परिश्रम के साथ अपने राष्ट्र के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। जिस निश्चित भूखंड पर हम निवास करते हैं उस राष्ट्र के भूखंड का सांगोपांग अध्ययन करना, सांगोपांग सब अंगों सहित पूरी तरह से उसके विषय में जानना, उसकी भूमि के विषय में जानना, उसके वनों के विषय में जानना, उसके जनों के विषय में जानना, उसकी वनस्पतियों के विषय में जानना, नदियों और पर्वतों के विषय में जानना, उसके खनिजों के विषय में जानना, वहाँ के प्राकृतिक परिवेश ऋतुओं के विषय में जानना, जितने भी प्रकार का भौतिक ज्ञान है वह भौतिक ज्ञान हमको अर्जित करना चाहिए। वह हमारे लिए जो है आनंदप्रद कर्तव्य, ऐसा कर्तव्य जो हमको आनंद प्रदान करता है। और ये एक जागरणशील राष्ट्र का लक्षण है। राष्ट्र जाग गया है तो जब भी हम जागते हैं, हम जानना चाहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ किस प्रकार की, उसी प्रकार से जागा हुआ राष्ट्र अपने निश्चित भूखंड के विषय में प्रत्येक प्रकार की जानकारी को अर्जित करना आनंदप्रद कर्तव्य मानता है। आनंद के साथ आनंद प्रदान करने वाला ये मेरा कार्य है, कर्तव्य है, ऐसा समझ करके राष्ट्र के जन उसके विषय में, उस निश्चित भूखंड के विषय में सब प्रकार का ज्ञान अर्जित करते हैं। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से सब प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। स्वाधीनता के पश्चात राष्ट्र के लिए आवश्यक हो गया है कि हमारे जितने भी गांव हैं, नगर हैं, उन सब गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से अनेक केंद्र हमको बनानी चाहिए, जो हमें वहाँ की खनिजों की जानकारी दें, जो हमें वहाँ के वनों की जानकारी दें, जो वहाँ के हमें पशुओं की जानकारी दें, वहाँ की ऐतिहासिक जो वस्तुएं उनकी जानकारी दें, जितनी भी प्रकार की खेती की और वहाँ के ऋतुओं की जानकारी हमको प्राप्त हो। इस प्रकार के सैकड़ों केंद्र हमको बनाने चाहिए, जिनके माध्यम से हमें गांवों और नगरों का जो भौतिक ज्ञान है वह हमको प्राप्त हो और उस ज्ञान के माध्यम से हम राष्ट्र का विकास कर सके, राष्ट्र के प्रति अपने अनुराग की अनुभूति कर सके, अपने राष्ट्र के निश्चित भूखंड को ठीक प्रकार से जान सके। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आनी चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। उदाहरण दे रहा है रचनाकार, और वे कहते हैं कि जिस भूखंड पर हम निवास करते हैं उस भूखंड की उपजाऊ शक्ति किस प्रकार की है, उस उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले जो मेघ हैं वे कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, कितने समय तक रहते हैं, उनका वर्षा का वेग कैसा रहता है, ये हमको जानना चाहिए। क्योंकि प्रतिवर्ष मेघ समय पर आते हैं और अपने अमृत जल से धरती को सींचते हैं, उससे अन्न उत्पन्न होता है और उस वन से जन पुष्ट होता है और पुष्ट हुआ जन कार्य करता है, विचार करता है, साहित्य का सृजन करता है और एक संस्कृति विकसित करता है। तो जन के लिए, संस्कृति के लिए भू का होना आवश्यक है। जब भू है तो उस भू पर वर्षा करने वाले मेघ और मेघ जल के विषय में भी हमको जानना चाहिए। हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आना चाहिए। हमारे अध्ययन परिधि के अंतर्गत आना अर्थात हमको उसका अध्ययन करना चाहिए कि जिस निश्चित भूखंड पर हम रहते हैं वहाँ पर कब वर्षा होती है, वहाँ पर कब बादल आते हैं, कितने समय तक ठहरते हैं और किस प्रकार से उस भूखंड को समृद्ध करते हैं। उन मेघजलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता